Hello everyone, my name is Bilal Khan and welcome to our YouTube channel Legal Insight 360. In our last video, we have discussed all the syllabus which were asked in the UGC NET exam. Today we came with the first unit and we will discuss today the nature and sources of law. First unit cover the topics nature and sources of law, schools of jurisprudence, law and morality, concept of rights and duties, legal personality, concept of property, ownership, possession, concept of liability, law, morality and development, global justice, modernism and postmodernism. But in this our lecture, we will discuss the nature and sources of law. Before understanding the nature and sources of law, we should know what is the law. So, law क्या है? Law is a set of rules to regulate the society. ओके जो कि ये रूल्स वगैरह किससे बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं. ओके. पर्पस क्या होता है लॉ बनाने का? पर्पस होता है टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, जस्टिस एंड फेयरनेस को इंश्योर करना, राइट एंड ड्यूटीज को डिफाइन करना. फॉर एग्जाम्पल there are three different characteristics of law. First one is universality. Universality means applies to all individual, यानी कि सभी पर अप्लाई होते हैं. लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है या लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 14 right to equality were given. The concept of right to equality was explained. यानी कि एवरी वन इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. सबके लिए इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो. लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन. इट इज अ डायनेमिक इन नेचर. इट डिवॉल्व्स विद द सोसाइटल नीड्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ है वो डायनेमिक है. क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है? डेवलपिंग सोसाइटी है एंड इट्स चेंज इट्स नेचर टाइम टू टाइम. दैट्स व्हाई वी नीड्स अ डायनेमिक लॉ टू मीट द सोसाइटल नीड्स. फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक. 2019 से पहले ट्रिपल तलाक इंडिया में फॉलो होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन 2009 इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उसके बाद पार्लियामेंट ने इस पर लॉ बनाया. यानी कि अब ट्रिपल तलाक यहाँ फॉलो नहीं कर सकते हैं. इट इज इलीगल नाउ. ओके. दैट्स व्हाई यानी कि सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग लॉ चेंज होता रहता है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एनफोर्सेबिलिटी बैक्ड बाय द पावर ऑफ स्टेट. एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है लॉ को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है. इंप्लीमेंट करने का मतलब यानी कि उसको फॉलो करवाती है. अगर मान लीजिए अभी सोसाइटी में अपने किसी को मर्डर कर देता है कोई, तो उसको सजा मिलेगी, पनिश होगा. पनिशमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने लॉ को ब्रेक किया है. That's why it is called enforceability. Functions of law: maintaining order, means अगर कोई भी तुम लॉ को ब्रेक करते हो, लॉ तोड़ते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मर्डर या थेफ्ट के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट लॉज हैं ताकि सोसाइटी में पीस बनाए रहे. ओके. कोई भी क्राइम है, हर क्राइम के ऊपर अभी देखो क्या चल रहा है रिसेंट, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव आईटी एक्ट के अगेंस्ट में, यानी कि उसको एक मेंटेन ऑर्डर मेंटेन किया जा सके. प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल्स को राइट को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है. कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बच्चों को एजुकेशन का हक दिया गया है. ओके. प्रोमोटिंग जस्टिस एंड इक्विटी. ये जस्टिस एंड इक्विटी को प्रमोट करता है. फॉर एग्जांपल द रिजर्वेशन सिस्टम. रिजर्वेशन सिस्टम का काम है जस्टिस एंड इक्विटी को इंश्योर करना है, प्रमोट करना है. यानी कि एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के लिए
जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया है उससे क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकें, ताकि उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें. ओके, नाउ वी आर कमिंग to the meaning of jurisprudence. The term jurisprudence comes from the Latin word jurisprudentia, which translates to the knowledge of law in its broader sense, which means a knowledge of law. So we can say the jurisprudence means a knowledge of law. Jurisprudence is the study and the theory of law, particularly the philosophy of law. It involves examining the fundamental principles and concepts of law, the role and functions of law in the society, and the methods and techniques used to interpret apply the law. यानी कि jurisprudence जो है theory of law है, philosophy of law है, एंड ये एग्जामिन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स को, कि वो उनका क्या रोल है, क्या फंक्शंस है इन द सोसाइटी में, और क्या क्या मेथड और टेक्निक्स यूज हो रहे हैं इंटरप्रेट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए लोगों को. यानी कि व्हाट एवर द प्रोसेस आर फॉलोइंग to applying in a law or interpreting in a law is in the end are related to the jurisprudence. Okay, do you understand? There are different definitions given by the different jurists. One of the famous definition given by the Ulpain: jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of just and unjust. ये कहते हैं कि jurisprudence क्या है, knowledge of divine things की है, things divine and human, यानी कि जो लोग divine है और जो human है, इन दोनों की knowledge, और science of just and unjust. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की jurisprudence is systematic and formulated knowledge और science of human law. Human law की जो formulated knowledge है और systematic knowledge है, उसके according हम जो भी बात करते हैं वो jurisprudence कहलाता है. Austin defines jurisprudence as the philosophy of positive law. Holland has defined the jurisprudence as the formal science of positive law. As per the Solvent defines the jurisprudence as the science of first principles of civil law. As per the Roscoe Pound define as the science of law. ये कहते हैं jurisprudence as science of law. Gray defines jurisprudence as science of law, the statement and the systematic arrangement of rules followed by the courts and the principle evolved in these rules. Okay. Allen defines jurisprudence as scientific synthesis of the essential principles of law. ये कहते हैं कि साइंटिफिक सिंथेसिस है ये essential of principle of law का. Keaton defines jurisprudence as jurisprudence is the study and the systematic arrangement of general principles of law. Julius Stone defines jurisprudence as a lawyer extravention. Julius Stone कहते हैं जो jurisprudence है वो lawyers का extravention version. Lasky defines jurisprudence as the jurisprudence is an eye of law. ये कहते हैं jurisprudence eye of law है. Okay. Jurisprudence is the study and theory of law, and it plays a critical role in shaping or understanding the legal system. यानी कि ये स्टडी है थ्योरी ऑफ लॉ और थ्योरी है लॉ की, जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है अवर लीगल सिस्टम को डेवलप करने में और समझने में. One of the key aspect of jurisprudence is its focus on the sources of law. एक jurisprudence का ये भी एस्पेक्ट है कि ये सोर्स ऑफ लॉ पे फोकस करती है, यानी कि where from the law has derived its validity and where from law has came, यानी कि कहाँ से हम लॉ ले रहे हैं, कहाँ से उसकी वैलिडिटी आ रही है. This field provides insight into the various sources of law, including statutory law, common law, constitutional law. यानी कि ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ से सोर्स है. क्या ये स्टेचुटरी लॉ है? स्टेचुटरी लॉ मीन्स अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट. कॉमन लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से अपने वैलिडिटी ले रहा है. Through the study of jurisprudence, scholars, practitioners seeks to develop a deeper understanding of how these sources of law interact with each other and how they influence the development of the legal systems over the time.
Another important aspect of jurisprudence is its role in clarifying the concept of law itself. jurisprudence का एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये लॉ को खुद ही समझने में क्लेरिफाई करता है कि व्हाट इज द रोल, हाउ लॉ इज, व्हाट इज लॉ इज, why we need law. To understand all these questions, we need the jurisprudence. Okay. It is important to note that jurisprudence is not a substantive or procedural law. Rather, it is an, यानी कि ये कोई procedural law नहीं है, कोई substantive law नहीं है. Rather, it is an uncodified law that provides a framework for understanding a legal system as whole. ये कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है, जो कि हम कोर्ट में फॉलो नहीं होता है. ये हमें कोई राइट को अपने क्लेम करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. रादर इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम और अ लॉ. हम इसका इस्तेमाल सिर्फ लॉ को समझने के लिए और लीगल सिस्टम को समझने के लिए ही करते हैं कि हाउ लॉ हैज डेवलप्ड, हाउ लॉ इज वर्किंग as current scenario, how law is used in the legal system. All to understand all these things, we need the jurisprudence. Jurisprudence serves as eye of law, providing insight into how the law operates and how it can be used to achieve justice and fairness in the society. Okay. Now we came to the sources of law. Source with the word of sources of law. Source, we can understand from the source also. Source means origin, where it came from, which rules of human conduct came into existence and derived legal force or binding character. यानी कि ये कहाँ से origin हो रहा है, कैसे existence में आया है, और अपने legal force को कहाँ से drive कर रहा है, binding character को कहाँ से drive कर रहा है. तो there are different opinion about the sources of law. Austins कहते हैं the there is a famous statement given by the Austin, law is a command of sovereign. यानी कि law क्या है, command of sovereign है. तो from which statement given by this Austin we can derive that sovereign is the only source of law as per the Austin. यानी कि ऑस्टिन के अनुसार जो लॉ का सोर्स है, यानी कि सोर्स ऑफ लॉ है, वो ओनली सॉवरेन है. Sovereign is the only source of law as per the Austin. But as per the Gray, he distinguishes law from the source of law. ये कहते हैं कि लॉ अलग है एंड सोर्स ऑफ लॉ अलग है. अगर लॉ हैज इवॉल्व्ड थ्रू द केस लॉ, इनके अकॉर्डिंग लॉ जो इवॉल्व हो रहा है केस लॉ के द्वारा हो रहा है. एंड सोर्स ऑफ लॉ आर वेयर वी गेट कंटेंट एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ फ्रॉम. सोर्स क्या है, सोर्स से हम कंटेंट लेते हैं और वैलिडिटी का पता करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू, ये हुआ ग्रे. अकॉर्डिंग टू सम jurists, source of law is the society itself. कुछ यूरिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी ही खुद सोर्स ऑफ लॉ है, while others कहते हैं the sovereign is considered to be the exclusive source of law. Like for example, Austin, the law is command of sovereign. As per the Salmon, a legal scholar for his renowned for his ideologies on law. इन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के फील्ड में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी उन्होंने आइडियोलॉजी दी हैं और अदर स्टेटमेंट दिए हैं. सोर्स ऑफ लॉ को डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेस. नीचे डायग्राम के माध्यम से हमने सोर्स को दो तरह के पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, लेजिस्लेशन, कस्टम, प्रेसिडेंट. लेजिस्लेशन फर्दर हमने डिवाइड किया है सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन वो है जो भी लॉज पार्लियामेंट या किसी भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू पास किए जाते हैं. यानी कि हमारी पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है और बिल पास होने के बाद अगर वो लॉ बन जाता है तो वो लेजिस्लेशन कहलाता है, बिकॉज द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ लॉ. अब दो तरह के लेजिस्लेशन होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन से होते हैं? सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होते हैं जो
सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाए जा रहे होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज जो भी हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दीज आर द सुप्रीम लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो होते हैं यानी कि जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आते हैं, यानी कि हमने किसी को लॉ बनाने की पावर दे दी है और वो फिर लॉ बनाता है, तो वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में आते हैं, दैट कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल टैरिफ रूल्स वगैरह जो भी बनाए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में आ सकते हैं। कॉलोनियल लेजिस्लेशन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में आ सकते हैं। कस्टम, कस्टम क्या होता है? कस्टम जो है ये एक पुरा कोई भी मतलब प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वो बहुत समय से चली आ रही हैं और जो लीगली बाइंडिंग नेचर रख सकती हैं, जो कि लीगली बाइंडिंग हो सकती हैं, वो प्रैक्टिसेस कस्टम्स कहलाती हैं। ओके। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट्स होते हैं जुडिशियल डिसीजन जो नए केस के लिए एक लीगल एग्जाम्पल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल केशवानंदा भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डेवलप किया जो अब भी इंडिया में फॉलो होता है। कस्टम में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज कस्टम में पहले सती प्रथा एक कस्टम थी, जो कि आई थिंक 1829 में लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने इसे लीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद अब ये कस्टम फॉलो नहीं होता है, यानी कि ओनली दोज कस्टम्स आर द सोर्स ऑफ लॉ व्हिच हैव द बाइंडिंग फोर्स। ओके। सेकेंडरी सोर्स में क्या क्या आते हैं? सेकेंडरी सोर्स में आते हैं इंटरनेशनल लॉज हैं एंड लीगल कमेंट्रीज हैं। हम आगे और लेजिस्लेशन को समझते हैं। लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट। अंडरस्टूड? Supreme legislation, laws passed by the sovereign authority such as parliament or congress. Okay. Subordinate legislation, rules and regulations made by the authorities under the power delegated by the supreme legislation. यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा जो भी पावर अपनी डेलीगेट की गई हैं सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज को टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, all the rules and regulations are called the subordinate legislation. ओके। हम कस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हॉलैंड कहते हैं कस्टम्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड अ कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि ये कोर्स ऑफ कंडक्ट है। कस्टम दो तरह के होते हैं, कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, यानी कि जिनके पास बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती है। दीज कस्टम्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इस तरह के कस्टम्स एनफोर्सेबल नहीं होते हैं लॉ के द्वारा, but are still prevalent in the society and have societal sanctions attached to them। जैसे कि कस्टम चला रहा है दहेज प्रथा का, लोग दे रहे हैं जो कि लॉ उसके खिलाफ करता है, फिर भी बहुत दे रहे हैं, कस्टम चला रहा है। कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, custom under this category have sanctions which are more stringent than the custom without obligation। Okay, these are two types: legal custom and conventional custom. According to Salmond, legal customs have legal obligation in itself. He divides legal custom into further general and local custom. Conventional customs क्या होते हैं? According to Salmond, a conventional customs is one whose authority is conditional on its acceptance and incorporation in agreement between the parties to bound by it। यानी कि ये हमने समझ लिया। तो हमने क्या देखा आज? हमने देखा कि लॉ के मीनिंग क्या होता है,
नेचर क्या होता है, सोर्सेज क्या क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स में हमने उसे फर्दर डिवाइड किया, लीगल सिस्टम में कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज लीगल सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमने ये देखा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, अब जज है, जो कोई भी किसी भी केस का डिसीजन अगर जज को लेना है तो आप तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हेल्प लेते हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन, पास्ट डिसीजंस, कस्टम्स, सभी को वो फॉलो करके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी केस का डिसीजन लेना है तो आपको ये समझना होगा कि लॉ कहाँ से आया है, उसके सोर्स क्या हैं, उसके प्रेसिडेंट्स क्या हैं, और उसे क्या कहते हैं। तो फाइनल थॉट्स, हम ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद जो हमें समझ में आया है वो है कि लॉ सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो सोसाइटी को गवर्न करता है। लॉ को समझना हर सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ लॉयर्स और जजेस के लिए लॉ नहीं है। ओके, तो हमारा काम है लॉ को सभी को समझाना। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।